डार्विन का जैविक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। लैमार्किज्म के प्रकाशन के 50 साल बाद वैज्ञानिक डार्विन ने जैविक विकास के एक सिद्धांत को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन केवल 22 वर्ष के उम्र में हम्स बीगल नामक जहाज पर एक प्रकृतिवादी के रूप में गैलापागोस द्वीप समूह के विभिन्न पौधों और जानवरों के नमूनों को एकत्र किया और उनका अवलोकन किया, और उन्होंने 1869 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक में जैविक विकास का एक अभूतपूर्व सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसे डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद के रूप में जाना जाता है। हालांकि डार्विन का सिद्धांत मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन पर आधारित है, फिर भी इनके कई सिद्धांत हैं जो नीचे चर्चा की गई है। 1. अत्यधिक संतान उत्पत्ति। डार्विन के अनुसार जीवों का प्रजनन स्वाभाविक गुण है। परिणामस्वरूप जीवों की संख्या ज्यामितीय और गणितीय दर से बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक मादा सैल्मन प्रजनन काल के दौरान लगभग 30 मिलियन अंडे देती है। हाथी अपने जीवन काल में बहुत कम बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जब उनके सभी बच्चे बड़े होकर प्रजनन करते हैं तो उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने भोजन और आश्रय को इसका कारण बताया। 2. जीवन के लिए संघर्ष। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। चूंकि जीव ज्यामितीय और गणितीय दर से वृद्धि करते हैं और भोजन तथा आवास सीमित होने के कारण जीवों को जीवित रहने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, डार्विन ने इस तरह के संघर्ष को अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा है। यह संघर्ष पुनः 3 प्रकार का है। 1. अंतःविशिष्ट संघर्ष, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। चूंकि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों का भोजन और आवास समान होता है, इसलिए सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर आपस में जो संघर्ष शुरू होता है वह अंतःविशिष्ट संघर्ष या अंतःविशिष्ट संघर्ष है। जैसे हिरण का शिकार करने के लिए बाघों के बीच देखा गया संघर्ष। 2. अंतर्विशिष्ट संघर्ष, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। भोजन और आवास के लिए किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष डार्विन का अंतर्विशिष्ट संघर्ष या विषमलैंगिकों के बीच संघर्ष है। उदाहरण के लिए, मेंढक कीड़े खाते हैं जबकि मेंढकों को सांप खाते हैं। फिर मेंढक और सांप दोनों को मोर खा जाते हैं। इस प्रकार जैविक कारणों से विभिन्न प्रजातियों के बीच भोजन भक्षक संबंध के लिए संघर्ष विकसित हो जाता है। 3. प्रतिकूल वातावरण से संघर्ष। जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिकूल वातावरण जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि से संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, उत्तर और मध्य अमेरिकी बटेर अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण विलुप्त हो गए हैं। 3. विभिन्नता या वर्गीकरण। डार्विन के अनुसार इन 3 प्रकार के निरंतर संघर्ष के परिणामस्वरूप जीव में कुछ भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो प्रजनन के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित हो जाती हैं और अंतः विशेषताओं के रूप में स्थापित हो जाती हैं। जो विविधताएं जीवित रहने में मदद करती हैं वे अनुकूल विविधताएं हैं, और जो विविधताएं जीवित रहने में मदद नहीं करती हैं वे प्रतिकूल विविधताएं हैं। डार्विन के विचार के अनुसार प्रजातियों के निर्माण के लिए छोटे छोटे क्रमिक परिवर्तन जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने अचानक हुए बदलाव को प्रकृति का खेल, स्पोर्ट्स नेचर समझकर कोई महत्व नहीं दिया। 4. योग्यतम की अतिजीविता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में अनुकूल भिन्नता होती है। वे स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं और जीवन के लिए संघर्ष जीतते हैं और पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। दूसरी ओर प्रतिकूल विविधता वाले जीव जीवन के संघर्ष में हार जाते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी से गायब हो जाते हैं। ध्यान दें कि एक जीव किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए अयोग्य है, लेकिन उसे दूसरे वातावरण में व्यवहार्य माना जा सकता है। इसका एक उदाहरण आर्कटिक लोमड़ी है।
उस देश में रहने योग्य लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने योग्य नहीं। 5. प्राकृतिक चुनाव नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के सिद्धांत का यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। डार्विन ने पृथ्वी पर विभिन्न संघर्षों के माध्यम से योग्यतम के चयन को प्राकृतिक चयन कहा। प्रकृति सबसे योग्य जीवों का चुनाव करती है। जो लोग प्राकृतिक चयन से बचे रहते हैं वे अधिक संख्या में जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं और उनकी संतानों को अनुकूल विविधताएं विरासत में मिलती हैं। 6. नई प्रजातियों का निर्माण यदि किसी प्रजाति के भीतर जीवों के एक विशेष समूह यानी केवल सबसे योग्य को ही जीवित रहने का अधिकार मिलता है और बाकी विलुप्त हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे उस विशेष जीव में अनुकूल विविधताएं जमा होती जाती हैं, पूर्वजों और वंशजों के बीच विशेषताओं में कई अंतर होते जाते हैं और इन अंतरों वाले वंशजों को नई प्रजाति के रूप में पहचाना जाता है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि एक जीव की प्रजाति से दूसरे जीव में विकसित होने में कितना समय लगता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी और निरंतर है कि एक ही मानव जीवन काल में अभिव्यक्ति का प्रमाण मिलना मुश्किल है। लेकिन विज्ञान बिना प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब अगले वीडियो में हम क्रमिक विकास के कई प्रमाणों के साथ आगे बढ़ेंगे। पांच प्राकृतिक चुनाव नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के सिद्धांत का यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। डार्विन ने पृथ्वी पर विभिन्न संघर्षों के माध्यम से योग्यतम के चयन को प्राकृतिक चयन कहा। प्रकृति सबसे योग्य जीवों का चुनाव करती है। जो लोग प्राकृतिक चयन से बचे रहते हैं वे अधिक संख्या में जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं और उनकी संतानों को अनुकूल विविधताएं विरासत में मिलती हैं। 6. नई प्रजातियों का निर्माण यदि किसी प्रजाति के भीतर जीवों के एक विशेष समूह यानी केवल सबसे योग्य को ही जीवित रहने का अधिकार मिलता है और बाकी विलुप्त हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे उस विशेष जीव में अनुकूल विविधताएं जमा होती जाती हैं, पूर्वजों और वंशजों के बीच विशेषताओं में कई अंतर होते जाते हैं और इन अंतरों वाले वंशजों को नई प्रजाति के रूप में पहचाना जाता है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि एक जीव की प्रजाति से दूसरे जीव में विकसित होने में कितना समय लगता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी और निरंतर है कि एक ही मानव जीवन काल में अभिव्यक्ति का प्रमाण मिलना मुश्किल है। लेकिन विज्ञान बिना प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब अगले वीडियो में हम क्रमिक विकास के कई प्रमाणों के साथ आगे बढ़ेंगे।